Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। आज के लेक्चर में हम रीजनिंग के साथ ये सीखेंगे कि प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे वीट कंट्रोल में हेल्पफुल हैं, क्या उसकी रीजनिंग है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें ये बताया था कि प्रिवेंटिव मेथड्स क्या हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हैं, क्यूरेटिव मेथड्स क्या हैं। तो वो लेक्चर भी आप ज़रूर देखें। तो ये लेक्चर्स की एक सीक्वेंस बनेगी और जब सीरीज़ में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा ढंग से समझ में आएगा। तो जो भी प्रिवेंटिव मेथड्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो नए वीड्स हैं आ रहे हैं उनकी एंट्री को रोकना, उनके इस्टेब्लिशमेंट को रोकना और जो वीड्स हो गए हैं उसके फर्दर स्प्रेड को रोकना। ये प्रिवेंशन का जो है ऑब्जेक्टिव होता है, इसी को हम प्रिवेंशन बोलते हैं। तो ये जो प्रिवेंटिव मेथड्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और शुरू में ही अगर हम इनको मेजर्स को अडॉप्ट कर लें तो वीड्स की प्रॉब्लम को हम कम कर सकते हैं। तो जो मेजर कॉन्सेप्ट रहता है प्रिवेंटिव मेथड्स का, मैंने लिखा है रिड्यूस वीड इमरजेंस। तो जो वीड जो सीड है उसमें इमरजेंस कम हो और वीड का सीड बैंक कम होता जाए, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ये प्रिवेंटिव मेथड्स हैं। तो और लेकिन ये जो मेथड्स हैं क्रॉप सोइंग से पहले अडॉप्ट किए जाते हैं। अभी हमने क्रॉप में फील्ड में क्रॉप नहीं है और उससे पहले हम जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, प्रोसेसेस कर रहे हैं, वो सारे प्रिवेंटिव है, प्रिवेंट करने के लिए किए जा रहे हैं, वीड्स को रोकने के लिए किए जा रहे हैं। तो इसको मैंने दो ग्रुप में बांट दिए हैं ये प्रिवेंटिव मेथड्स। ये इधर मैंने 7 लिखे हैं और इधर कुछ मैंने लिखे हैं सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन वही वन बाई वन जो है हम इसका डिस्कशन करेंगे विद रीजनिंग। तो आप इन रीजन्स को सुनिए बहुत अच्छे ढंग से। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है और एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो हर रीजन का एक साइंटिफिक रीजन उसका दिया हुआ है हर एक मेथड का, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर है दैट इज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि हम क्रॉप रोटेशन जो चेंज करते हैं, अलग अलग क्रॉप्स लेते हैं। अब होता क्या है कि माना हम एक ही क्रॉप रोटेशन ले रहे हैं, एक ही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। मान लीजिए हम राइस वीट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो जो राइस के जो वीट्स हैं, काइनोक्लोआ स्पीसीज या दूसरी स्पीसीज हैं, वो उस क्रॉप में आती रहेंगी। फिर वीट में जो फेलिस माइनर है या एविना है या चीनोपोडियम है, ये वीट्स आती रहेंगी। होता क्यों है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सेम कल्चरल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, सेम टिलेज हो रही है, तो जो बॉटनिकली जो सिमिलर है, मॉर्फोलॉजिकली जो सिमिलर वीट्स होते हैं उसमें परसिस्ट कर जाते हैं और उन्हीं के साथ ग्रो होते हैं। तो एक ये इन वीट्स की पर्टिकुलर वीट्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। दूसरा, हम चूंकि हर्बिसाइड्स भी यूज करते हैं, तो ये सेम हर्बिसाइड्स जब इन वीड्स पे यूज करते हैं तो हर्बिसाइड टॉलरेंस रेजिस्टेंस ये डेवलप कर लेते हैं और एक डिफरेंट टाइप का वीट फ्लोरा का कंपोजिशन हो जाता है जो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फिर उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम डाइवर्सिफाइड क्रॉप बोएं, क्रॉप रोटेशन को चेंज कर लें, तो वो वीड्स के जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट तो करेंगे, लेकिन उस क्रॉप की चूंकि इकोलॉजी चेंज हो गई है, उस फील्ड की इकोलॉजी चेंज हुई है, तो इस इकोलॉजी में जो चेंज हुई है उसमें सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से हम जो वीड्स की लाइफ साइकिल को डिसरप्ट करते हैं। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का, टू डिसरप्ट लाइफ साइकिल ऑफ वीड्स। तो ये चेंज कैसे होता है? जब हम क्रॉप चेंज करते हैं तो उसके साथ कल्चरल प्रैक्टिस चेंज होती हैं, उसका फर्टिलाइजेशन चेंज हो जाता है, इरिगेशन प्रैक्टिस चेंज होती हैं, उसके साथ हर्बिसाइड्स भी चेंज होते हैं, ग्रोइंग पीरियड भी चेंज हो जाता है। तो उस एरिया का इकोलॉजी चेंज होती है। अब इकोलॉजी चेंज होते ही उस वीड्स की भी इकोलॉजी चेंज जब होती है तो उसके साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाता है और उसका कंट्रोल ईजिली किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए फेलिस माइनर वीट में बहुत ज़्यादा आ रहा है, फेलिस माइनर जगह हम चिकपी चने को बोएं तो क्या होगा? देखिए टिलेज रिक्वायरमेंट बदल गई, वीट में बहुत ज़्यादा टिलेज कर रहे थे, सॉइल की मिक्सिंग हो रही थी, फेलिस माइनर का सीड ऊपर आ जा रहा था, फिर वो ग्रो कर रहा था, लेकिन चिकपी में ऐसी सिचुएशन कम हो जाएगी, फिर वाइड स्पेसिंग हो जाएगी, चिकपी में वाइड रहेगी, वीट में नैरो रहती है, और फेलिस माइनर सिमिलर होता है वीट के, तो प्रॉब्लम आती है आइडेंटिफाई करने में। फिर हर्बिसाइड रेजिस्टेंस डेवलप रहती है, चिकपी में हम अलग हर्बिसाइड यूज़ करते हैं। फिर फेलिस माइनर की हाइट ज़्यादा होती है, चिकपी की कम होती है, तो एकदम पहचान में आ जाएगा, उसको काट के हम अलग कर सकते हैं। तो पूरा इकोलॉजी चेंज हो गई, तो उससे हमें वीट कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। इसी तरह से अगर राइस के वीट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो माना मेज ले लें उस सीजन में हम राइस की जगह, तो अब देखिए मेज की स्पेसिंग अलग हो गई, टिलेज रिक्वायरमेंट अलग हो गई, उसके हर्बिसाइड्स भी अलग हो गए। तो वो वीट्स जो है उस क्रॉप जो चेंज इकोलॉजी हुई है उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते और वीट फ्लोरा धीरे धीरे ये कम हो जाता है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का ये मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, टू डिसरप्ट वीट लाइफ साइकिल बाय चेंजिंग द इकोलॉजी। तो अलग अलग क्रॉप्स को हमें बोना चाहिए और क्रॉप इस तरह से बननी चाहिए कि उसकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी अच्छी हो, और जिस क्रॉप के साथ हमने चेंज किया है उन दोनों की कल्चरल प्रैक्टिस
अलग अलग हों, ग्रोइंग पीरियड्स भी अलग अलग हों। तो इस तरह से हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से वीड्स को लाइफ साइकिल को चेक कर सकते हैं। हालांकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत दूसरे एडवांटेज होते हैं, डिसीज भी कम होती है, इकोलॉजी चेंज हुई तो डिसीज कम होती है, इंसेक्ट्स भी कम होते हैं, सॉइल की प्रॉपर्टीज भी इंप्रूव होती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बहुत एडवांटेज है, उसमें से एक एडवांटेज जो है वीड लाइफ साइकिल का डिसरप्ट होना है। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स है। तो हमको पहले से ही प्लानिंग करनी चाहिए कि हम जो क्रॉप रोटेशन ले रहे हैं उसको हम कैसे दूसरी क्रॉप, कॉम्पिटिटिव क्रॉप के साथ, प्रॉफिटेबल क्रॉप के साथ उसको हम चेंज करें। दूसरा जो है टिलेज सिस्टम। टिलेज सिस्टम, हाँ, एक रेगुलर अगर हम टिलेज सिस्टम कर रहे हैं, मान लीजिए हम 3 या 4 हैरोइंग करते हैं, हर साल कर रहे हैं हर क्रॉप में, तो क्या होता है, देखिए वीड्स उगे, वीड्स का सीड यहाँ गिरा, ऊपर सरफेस पे गिरा, फिर हमने नेक्स्ट क्रॉप के लिए हैरो किया तो सॉइल की मिक्सिंग हुई और जो सीड था वो नीचे चला गया। अब जब ये नीचे चला गया सीड, अब इसको इंड्यूस्ड डोरमेंसी हो गई, सेकेंडरी डोरमेंसी हो गई। अब ये सीड जो है जर्मिनेट नहीं करेगा, नीचे पड़ा रहेगा। नेक्स्ट सीजन में क्या करेंगे, फिर हमने 3-4 हैरो करी, सॉइल की मिक्सिंग हुई, सीड्स ऊपर आ गया। अब इसको ऊपर आते ही क्या मिल गया, फेवरेबल कंडीशंस मिल गई। फेवरेबल कंडीशन मिल गई, जर्मिनेट कर जाएगा, फिर क्या करेगा, सीड सेटिंग करेगा, तो उससे क्या होगा, सीड बैंक बढ़ता जाएगा। तो एक पर्टिकुलर जब हम टिलेज, रेगुलर टिलेज करते रहते हैं तो उसमें कुछ वीड्स को फेवर मिल जाता है और वो वीड्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, डेंसिटी बढ़ जाती है और वीड्स वहाँ डेवलप कर जाते हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि उस सीड बैंक वहाँ उस एरिया में डेवलप ना हो। तो इसमें देखिए सीड बैंक डेवलप ना हो, इसके लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि वो सीड्स का डिप्लीशन कितना हो रहा है, मतलब डिप्लीशन मतलब कितने इमर्ज होकर खत्म हो जा रहे हैं, कितने डैमेज हो जा रहे हैं। तो उसको अगर हम डी बोलें, डिप्लीशन ऑफ सीड बैंक, और वीड्स डेवलप हो गया है, उसमें फ्लावरिंग हो गई, सीड सेटिंग हो गई है, सीड सेटिंग के बाद उस सीड्स का डिस्पर्सल हो गया है, तो सीड बैंक वहाँ डेवलप कर दिया, तो उसको हम एस बोलें अगर। तो अगर डिस्पर्जन सीड सेटिंग से ज़्यादा है तो क्या होगा, सीड बैंक कम होता जाएगा। तो ऐसी टिलेज प्रैक्टिसेस जो डिप्लीशन ज़्यादा करें और उसकी सीड सेटिंग कम हो, तो उस कंडीशन में सीड बैंक कम होगा और वीड्स की प्रॉब्लम कम होती जाएगी। अब जो रेगुलर टिलेज हम कर रहे हैं उसमें सीड्स को एक बड़ा फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता जाता है, नीचे चले जाते हैं, डोरमेंट रहते हैं, नेक्स्ट सीजन में टिलेज से फिर ऊपर आ जाते हैं और फिर अपना साइकिल पूरी कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में टिलेज को चेंज करना पड़ेगा ताकि सॉइल की मिक्सिंग ना हो। तो इसमें हम मिनिमम टिलेज में जा सकते हैं, जीरो टिलेज कर सकते हैं, रिड्यूस टिलेज कर सकते हैं। अब जब जीरो टिलेज जब किया जाता है तो उसमें सॉइल का इन्वर्जन नहीं होता है, तो जो सीड्स की जो सेटिंग होगी सरफेस पर रहेंगे। अब चूंकि हमने टिलेज नहीं किया तो सीड्स नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर ही रहेंगे, तो उनमें इंड्यूस डोरमेंसी, सेकेंडरी डोरमेंसी नहीं आएगी। तो क्या होंगे, सीजन में तुरंत ही वो क्या करेंगे, ग्रो कर जाएंगे। दूसरा, ऊपर पड़े हुए हैं तो बर्ड्स से कुछ डैमेज हो जाएगा, तो क्या होगा, उनका डिप्लीशन होता जाएगा ऐसे सीड्स का। तो जब डिप्लीशन ज्यादा हो जाएगा तो सीड बैंक कम होने लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए जीरो टिलेज सिस्टम कर रहे हैं और जो वीड्स जर्मिनेट कर गए, इमर्ज कर गए, उन्होंने अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर ली, फिर से उसमें सीड सेटिंग हो गई, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा, सीड बैंक बढ़ जाएगा। डेप्लीशन कम हो रहा है, सीड बैंक बढ़ रहा है। तो जब भी हम इस तरह की टिलेज फॉलो कर रहे हैं, जीरो टिलेज कर रहे हैं, मिनिमम टिलेज कर रहे हैं, तो हमें केमिकल कंट्रोल से वीड्स को कर लेना चाहिए, कंट्रोल कर लेना चाहिए। अगर हम जीरो टिलेज में केमिकल से वीड कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और वीड्स अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले रहा है, सीड सेटिंग हो जा रही है, डिप्लीशन उतना नहीं हो पा रहा है, तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। लेकिन जब हम जीरो टिलेज की प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं, मिनिमम टिलेज की करते हैं, तो पूरा केमिकल वीड कंट्रोल करते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में जहां जीरो टिलेज है या मिनिमम टिलेज है, वहां एनुअल वीड्स की प्रॉब्लम कम हो जाती है, क्योंकि वहां डेप्लीशन ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई वो नीचे गया ही नहीं, जर्मिनेट कर गया, जर्मिनेट जब कर गया, इमर्ज कर गया, हमने वीड कंट्रोल को चेक कर लिया, कुछ का जो डैमेज हो गया सीड्स, कुछ को वर्ड्स ने खा लिया। तो इस तरह से डेप्लीशन ज्यादा हो रहा है और सीड सेटिंग कम हो रही है। तो जीरो टिलेज इसको फेवर करता है, डिप्लीशन ज्यादा करता है, सीड सेटिंग कम होती है। लेकिन जीरो टिलेज में हमें केमिकल वीड कंट्रोल करना पड़ेगा जो वीड्स इमर्ज कर गए हैं। तो ये प्रॉब्लम एनुअल वीड्स की तो खत्म हो जाती है, लेकिन जो पेरिनियल वीड्स हैं, जो बाइनियल वीड्स हैं, उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि हम जो सॉइल की चर्निंग नहीं हो रही है, मिक्सिंग नहीं हो रही है, तो चूंकि जो पेरिनियल बीड्स हैं, बाइनियल बीड्स हैं, दूसरे तरीके से प्रोपोगेट कर जाते हैं, रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो जहां भी जीरो टिलेज हो रही है, मिनिमम टिलेज है या रिड्यूस टिलेज है, वहां बाइनियल और पेरिनियल बीड्स की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो अगर याला टिलेज हम लगातार करते जा रहे हैं तो यहाँ बाइनियल पेरिनियल बीड्स की प्रॉब्लम बढ़ेगी। अगर हम
एक कन्वेंशनल टिलेज कर रहे हैं, 3-4 हैरोइंग कर रहे हैं हर सीजन में, तो वहाँ एनुअल वीड्स की प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो इसका मतलब यह है कि हमें किसी भी टिलेज को रेगुलर यूज नहीं करना चाहिए, क्रॉप के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देना चाहिए। तो टिलेज क्या करेगा कि एक तो सॉइल में से सीड बैंक का डिप्लेशन को ज़्यादा करेगा और केमिकल वीड कंट्रोल करके हम उसकी सीड सेटिंग को कम कर देंगे। तो टिलेज सिस्टम एक प्रिवेंटिव मेजर है जो डिप्लीशन को बढ़ाता है और सीड सेटिंग को हम केमिकल वीड कंट्रोल के थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ टिलेज का और केमिकल वीड कंट्रोल का कॉम्बिनेशन चाहिए, तभी जो है हम डिप्लीशन को ज़्यादा कर सकते हैं और सीड सेटिंग को कम कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे टिलेज सिस्टम हमको चेंज करना है। कंटिन्यूस जीरो मिनिमम टिलेज भी नहीं करना, नहीं तो बाइनियल पेरिनियल वीड्स बढ़ जाएंगे, और अगर रेगुलर हम कन्वेंशनल टिलेज करते हैं तो वहाँ एनुअल वीड्स बढ़ेंगे। तो टिलेज को हमें चेंज करते रहना है। फिर है कवर क्रॉप्स को इंक्लूड करना। तो देखिए कवर क्रॉप्स क्या है, ये दो मेन क्रॉप के बीच में एक तीसरी क्रॉप को हम उगाते हैं सॉइल को कवर करने के लिए, ताकि सॉइल पे उसका क्रॉप कवर बना रहे। तो ये जो कवर क्रॉप हम उगा रहे हैं दो मेन क्रॉप के बीच में उगा रहे हैं। तो ये जनरली क्या रहता है, जैसे हम खरीफ क्रॉप बोते हैं फिर रबी बोते हैं, तो खरीफ और रबी के बीच में बहुत कम अंतर रहता है। अधिकतर जो हमारा इंडिया में रबी क्रॉप्स जो है अप्रैल में जब हार्वेस्ट हो जाती हैं और खरीफ क्रॉप जून में प्लांटिंग की जाती है। तो ये अप्रैल मई जून करीब 2 से ढाई महीने का रहता है, फील्ड खाली रहता है और यहाँ वीड्स इमर्ज कर जाते हैं और अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेते हैं, पूरा सीड सेटिंग कर देते हैं और फिर से सीड बैंक बन जाता है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बीच में अगर फील्ड में हम कुछ ना बोएं। अगर ऐसी कंडीशन में हम एक कोई ऐसी क्रॉप बोलें जो सॉइल सरफेस को कवर कर दे, वीड्स को सप्रेस कर दे, स्मूदरिंग इफेक्ट करे, तो हम उसकी जो वीड्स की जो लाइफ साइकिल उसको चेक कर सकते हैं, ग्रोथ को चेक कर सकते हैं और वीड्स की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो ये एक प्रिवेंटिव मेजर है कि फर्दर सीड बैंक ना बने। अब ये कवर क्रॉप्स हैं वो इस तरह से होनी चाहिए कि क्रॉप को सॉइल सरफेस को जल्दी कवर करे, उसकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी एज कंपेयर टू वीड्स ज़्यादा हो। तो क्या होगा कि वीड्स सप्रेस रहेंगे और उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो ये एक एडवांटेज है। अब ये जो कवर क्रॉप्स हैं इनसे न केवल वीड सप्रेशन होता है बल्कि सॉइल इरोजन भी नहीं होता है, रन ऑफ भी नहीं होता है, न्यूट्रिएंट लीचिंग नहीं होती है और सॉइल की फर्टिलिटी रिस्टोर रहती है। तो ये इसके दूसरे एडवांटेजेस भी हैं। अब कवर क्रॉप्स कैसे वीड्स को कर रही है, तो इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी बताया वो है कॉम्पिटिटिव एबिलिटी। कॉम्पिटिशन एबिलिटी जो होती है इसकी कवर क्रॉप्स की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वीड्स। वो जल्दी ही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, मॉइस्चर भी जल्दी लेते हैं, कैनोपी डेवलपमेंट ज़्यादा कर देते हैं, ब्रॉड कर देते हैं, फैला देते हैं, रूट्स को भी नीचे फैला देते हैं, ऊपर कवर कैनोपी फॉलेज को फैला देते हैं। तो जो वीड्स नीचे से इमर्ज हो रहे हैं उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती, स्पेस नहीं मिल पाता और उनकी ग्रोथ कम रहती है। तो नंबर एक तो ये इनकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी अच्छी होती है जिससे वीड्स को सप्रेस कर देते हैं, जिसे हम स्मूदरिंग इफेक्ट भी कहते हैं। नंबर टू कि ये जब कवर क्रॉप होती हैं, जब ये लाइफ साइकिल पूरी कर लेती हैं तो ये इनका जो फॉलेज है सॉइल सरफेस पे पड़ा रहता है, वो फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। तो जो फिजिकल बैरियर है, तो जो वीड्स नीचे से इमर्ज होकर आ रहे हैं उनको ऊपर आने नहीं देगा, उसको रोक देगा। तो ये फिजिकल इफेक्ट हुआ। तीसरा केमिकल इफेक्ट। अब क्या है, ये जो कवर क्रॉप्स हैं ये डिकम्पोज भी होंगी तो ये केमिकल्स निकालती हैं, एलिलो केमिकल्स होते हैं जिसको हम एलिलोपैथी कहते हैं। तो उस केमिकल्स के थ्रू ये वीड्स के नेगेटिव इफेक्ट रखती है, तो वीड्स की पॉपुलेशन कम हो जाती है। तो तीन तरह से ये इफेक्ट डालता है, कॉम्पिटिटिव एबिलिटी से, फिजिकल इफेक्ट से और केमिकल इफेक्ट से। लेकिन इसमें जो कवर क्रॉप का सिलेक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इन जनरल देखिए कवर क्रॉप्स जो हैं वो लेग्यूम क्रॉप्स को लिया जाता है। तो लेग्यूम क्रॉप्स की बड़ी अच्छी स्प्रेडिंग एबिलिटी होती है, सब होता है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि जब तक लेग्यूम क्रॉप कवर क्रॉप रहती है तब तक तो वीड्स को कंट्रोल करती हैं, लेकिन जब उनकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है तो जो नाइट्रोजन उन्होंने फिक्स करी होती है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन सॉइल में, वो मिनरलाइज होती है, तो वीड्स उसको बहुत जल्दी अपटेक कर लेते हैं। तो रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि लेग्यूम कवर क्रॉप के बाद वीड्स जल्दी नाइट्रोजन को ले लेते हैं, उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे केस में जहाँ लेग्यूम क्रॉप है वहाँ बाद में वीड्स की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो अगर लेग्यूम कवर क्रॉप ली गई है तो उसके कवर क्रॉप के तुरंत बाद हमें मेन क्रॉप बो देनी चाहिए ताकि वीड्स ना आए। अदरवाइज जो ग्रासेस हैं या क्रूसीफेरी फैमिली के जो क्रॉप्स हैं उनमें एलिलोपैथिक इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो वो जो है वीड्स को ज़्यादा सप्रेस करती हैं। जैसे कि क्रूसीफेरी में ग्लाइकोसाइनोलेट्स जो है बनते हैं और वो जो है एलिलोकेमिकल का इफेक्ट रखते हैं। तो ये है। और सॉर्गम स्पीसीज़ में सार्गेलोन एक केमिकल होता है, वो एलिलोपैथिक इफेक्ट रखता है। तो ग्रासेस हैं या क्रूसीफेरी फैमिली के जो क्रॉप्स हैं उनका एलिलोपैथिक इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो वो वीड्स को ज़्यादा सप्रेस करते हैं। तो ये तो कवर क्रॉप का
प्रिवेंटिव मेथड हुआ और इसका मैंने रीजन बताया कैसे करते हैं। फिर है सीड बेड प्रिपरेशन, स्टेल सीड बेड प्रिपरेशन। अब स्टेल का मतलब क्या होता है? फॉल सीड बेड प्रिपरेशन। तो देखिए इन जनरल जब हम क्रॉप्स के लिए सीड बेड प्रिपरेशन करते हैं तो मॉइस्चर रहता है, और जब हैरो करते हैं तो सॉइल की मिक्सिंग होती है, सीड्स ऊपर आ जाते हैं, एरेशन भी डेवलप होता है, तो फेवरेबल कंडीशन क्रिएट होती है क्रॉप्स के लिए भी और वीड्स के लिए भी। तो जर्मिनेट दोनों ही करते हैं, क्रॉप भी करते हैं और वीड्स के सीड्स भी करते हैं। लेकिन वीड्स की कॉम्पिटिटिव एबिलिटी ज़्यादा होती है तो फील्ड को कवर कर लेते हैं। तो जब हम नॉर्मल सीड बेड प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें एडवांटेज वीड्स को मिलता है और वीड्स जर्मिनेट कर जाते हैं, उनकी डॉर्मेंसी भी टूट जाती है। सीड्स जो नीचे थे वो जब कल्टीवेशन करते हैं, हैरो करते हैं, ऊपर आ जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी हम नॉर्मल सीड बेड प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां वीड्स की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं? स्टेल सीड बेड प्रिपरेशन करते हैं, मतलब जो हमारा मेन सोइंग टाइम है उससे हम 15-20 दिन पहले क्या करते हैं? फील्ड में इरिगेशन देते हैं, मॉइस्चर देते हैं, उसके बाद उसमें हैरो करते हैं। तो ये फेवरेबल कंडीशन इंड्यूस हो जाती है, जो मिक्स सीड नीचे पड़ा था वो ऊपर आ जाता है, मॉइस्चर मिल जाता है, एरिएशन हो जाता है और वीड्स के सीड जर्मिनेट कर जाते हैं। उसके बाद जब वो जर्मिनेट कर जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं, तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या तो हैरो चला देते हैं या कल्टीवेटर चला देते हैं, या जो है कोई हर्बिसाइड डाल सकते हैं जिसका रेजिडुअल इफेक्ट बहुत कम हो। तो ग्लाइफोसेट बहुत अच्छा केमिकल है, ग्लाइफोसेट से उसको किल कर सकते हैं, उसका रेजिडुअल इफेक्ट भी नहीं रहता है। तो ये स्टेल सीड प्रिपरेशन हमें मेन क्रॉप की सोइंग से पहले करना है। लेकिन इसमें एक कांस्टेंट ये है, लिमिटेशन ये है कि खेत को हमें इरिगेट करना है तो हमें वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इरिगेशन वाटर होना चाहिए। अगर इरिगेशन वाटर नहीं है, ड्राई रीजन है, तो वहां इस प्रैक्टिस को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। या दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर रेनफॉल हो जाए सोइंग टाइम से पहले, 15-20 दिन पहले, तो नेचुरली वीड्स इमर्ज कर जाएंगे। जब वीड्स इमर्ज कर जाएंगे तो उसको हम हैरो करके डिस्ट्रॉय कर दें। तो ये स्टेल सीड बेड प्रिपरेशन है। तो इससे काफ़ी कुछ जो है सीड्स इमर्ज कर जाते हैं, सीड्स और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो मेन क्रॉप के साथ फिर सीड बैंक कम रह जाता है और वो कंपटीशन उतना नहीं हो पाता और वीड्स की प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो ये स्टेल सीड बेड प्रिपरेशन का कॉन्सेप्ट है कि हम क्रॉप सोइंग से पहले ही वीड्स को इमर्ज करा के उसको डिस्ट्रॉय कर दें। फिर है सॉइल सोलराइजेशन। इसका जो कॉन्सेप्ट यह है कि जो सोलर एनर्जी है उसकी हीट को सॉइल में ट्रैप कर लिया जाए और सॉइल का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। तो जब टेम्परेचर सॉइल का बढ़ जाएगा तो उसके अंदर जो वीड सीड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे उसकी हीट से, जो डिसीज के स्पोर्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, या किसी इंसेक्ट के लार्वा है या एग्स हैं वो भी क्या होंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉइल सोलराइजेशन। अब इसको करते कैसे हैं? तो देखिए इसमें फील्ड जो है हमारा जहां हमें करना है उसकी सरफेस पहले स्मूथ कर ली जाती है ताकि सोलर रेडिएशन प्रॉपर रहे। फिर उसको इरिगेट कर दिया जाता है ताकि उसमें मॉइस्चर आ जाए, क्योंकि जो हीट ट्रैप की जाएगी वो नीचे जो जाएगी मॉइस्चर के थ्रू जाएगी, तो सॉइल में डाउनवर्ड जो है हीट का ट्रांसफर हो। तो उसके लिए उसमें हमें मॉइस्ट करके रखना है, पानी देना उसमें जरूरी है। अब जो हीट ट्रैप की है वो बाहर ना जाए तो उसके लिए उसके ऊपर से पॉलिथीन शीट बिछा दी जाती है। अब पॉलिथीन शीट कैसी होनी चाहिए? जो सोलर रेडिएशन को तो आने दे अंदर, लेकिन नीचे का रेडिएशन बाहर ना जाने दे। तो ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन शीट यूज की जाती है ताकि सोलर रेडिएशन नीचे चला जाए, और थिन, पतली होनी चाहिए, ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पेनिट्रेशन को रोकेंगी। तो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है पॉलिथीन शीट का वो थिन हो, पतली हो, दूसरा ट्रांसपेरेंट हो। तो जनरली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉइल सोलरेशन के लिए किस तरह की पॉलिथीन यूज की जाती है। तो ब्लैक नहीं की जाती, क्योंकि ब्लैक क्या करती है? हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो जब एब्जॉर्ब कर लेंगी तो वो नीचे नहीं जाने देंगी। तो इसमें क्या करना है सॉइल सोलराइजेशन में? सॉइल सरफेस को स्मूथ करना है, इरिगेशन देनी है और उस पर पॉलिथीन शीट बिछा देनी है। तो अब क्या होगा? हीट ट्रैप होती जाएगी और अंदर का टेम्परेचर सॉइल का बढ़ता जाएगा, उसमें मॉइस्चर तो हीट नीचे चलती चली जाएगी। तो ये जो है इसमें करीब 4 to 6 वीक्स लग जाते हैं, 1.5 महीना 2 महीना भी लग सकता है इसमें। अब डिपेंड करता है उस लोकेशन का टेम्परेचर कैसा है। तो इसको समर सीजन में करना चाहिए जब सोलर एनर्जी अच्छी हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो। विंटर सीजन में इसकी इफेक्टिवनेस नहीं होगी। तो टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, इसको एक थ्रेशोल्ड लिमिट मानते हैं कि अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होने लगता है सॉइल टेम्परेचर तो वीड्स की सीड्स की जो लॉन्गिविटी वो खत्म हो जाती है, उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है और सीड्स डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। तो इन जनरल देखा गया है कि जब पॉलिथीन शीट से ढक दिया जाता है करीब 4 to 6 वीक, तो 55, 56, इवन 57 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। और इस टेम्परेचर पे ये वीड्स के सीड्स हैं, चाहे लार्वा है, चाहे डिसीज है के स्पोर्ट्स हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है सॉइल को बड़ा फ्री करना, वीड से फ्री करना, डिसीज से फ्री करना, इंसेक्ट से फ्री करना। लेकिन इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है कि पॉलिथीन शीट बहुत बड़े एरिया के लिए चाहिए,
और तो ये कांस्टेंट हो जाता है। तो जनरली इस मेथड को हम कहाँ अडॉप्ट करते हैं, जो छोटे एरिया होते हैं या नर्सरी एरिया है, जब हम नर्सरी को ग्रो कर रहे हैं, उसको हम वहाँ पे सॉइल सोलराइजेशन कर सकते हैं। ग्लास हाउस में हम सोलराइजेशन कर सकते हैं। तो ये प्रिवेंटिव मेथड है। फिर ड्रेनेज एंड इरिगेशन सिस्टम को मेंटेन रखना। तो देखिए, जहाँ इरिगेशन चैनल है, जैसे ट्यूबवेल से पानी आ रहा है या पॉन्ड से, कहीं से पानी आ रहा है, तो इरिगेशन चैनल जहाँ रहती हैं उस पर हम कोई कल्टीवेशन तो करते नहीं है, और वहाँ उन इरिगेशन चैनल के दोनों तरफ जो है वीड्स उग जाते हैं और उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है वहाँ। तो वहाँ वीड्स अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं, सीड डिस्पर्सल करते हैं, वो जो सीड्स हैं उस पानी के साथ, जो इरिगेशन चैनल से आ रहा है पानी, उसके साथ रह करके फील्ड में आ जाते हैं। तो नई वीड्स की एंट्री हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि ऐसा जो आसपास का एरिया है, चैनल का एरिया है, उसको आसपास का जो भी है वहाँ वीड्स डिस्ट्रॉय कर देने चाहिए। चाहे काट के कर दीजिए, फिजिकली कर दीजिए, चाहे उसमें केमिकल डाल दीजिए, किसी भी तरह से वहाँ वीड्स को कंट्रोल कीजिए, ताकि वीड सीड का डिस्पर्सल इरिगेशन चैनल के थ्रू ना हो। इस तरह से जो ड्रेनेज चैनल होती है उसमें भी यही प्रॉब्लम होती है, उसके चारों तरफ घास हो जाती है और पानी के साथ जो है वीड सीड बहते हैं। तो ड्रेनेज चैनल को मेंटेन करके रखना चाहिए। तो अगर ऊपर से पानी बह रहा है तो सीड्स के, वीड्स के सीड्स जाएंगे। तो अगर पॉसिबल हो सके तो सब सरफेस ड्रेनेज यूज करना चाहिए, क्योंकि पानी नीचे से ड्रेन करता है, तो वहाँ जो है सीड डिस्पर्सल की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से इरिगेशन अगर हम बिल्कुल फ्लड इरिगेशन कर देते हैं या इस सच फील्ड में दे देते हैं, तो वीड सीड्स का डिस्पर्सल पूरे फील्ड में होता है, बाहर से मतलब खेत के बाहर के वीड के सीड अंदर आ जाते हैं। तो लोकलाइज्ड एप्लीकेशन करना चाहिए, ट्रिकल इरिगेशन करनी चाहिए। जैसे ड्रिप इरिगेशन है, बहुत अच्छा मेथड है, सीधे रूट जोन में जाता है, लेकिन हर क्रॉप में ड्रिप इरिगेशन यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमें ऐसी सिचुएशंस में कोशिश ये करनी चाहिए कि फरो में जो है इरिगेशन हो, या लोकलाइज्ड एरिया में इरिगेशन हो, इरिगेशन चैनल साफ हो, उसमें वीड सीड्स का कंटिमिनेशन ना हो। तो ये मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सीड्स जो है वीड्स के स्प्रेड कर जाएंगे पूरे फील्ड में। फिर एक क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। अब इसमें जो हमने क्रॉप्स ग्रो करी हैं, जैसे मैंने राइस वीटी क्रॉप ग्रो करी, 2 क्रॉप ली, तो उनके रेजिड्यू को कैसे मैनेज कर रहे हैं। जो हमने क्रॉप लिया, शुगर केन ली, तो उसका रेजिड्यू हमने कैसे मैनेज किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो रेजिड्यू है, चाहे मेज का है, चाहे शुगर केन का है, किसी का भी है, या तो हम देखिए उसको खेत से बाहर निकाल सकते हैं, या हम फील्ड में रहने दे सकते हैं, या उसमें हम बर्निंग कर सकते हैं। ये इसका मैनेजमेंट इस तरह से हो सकता है। बाहर निकालने में देखिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, उसको स्टोर कहाँ करेंगे, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, और हर रेजिड्यू जो है एज ए फॉडर यूज नहीं होता है, ड्राई होता है, तो नहीं हो पाता है यूज एनिमल के लिए। अब अगर हम इसको ऊपर ही रहने दें, सरफेस पर रहने दें, तो वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जो कवर क्रॉप्स का रेजिड्यू कर रहा था। फिजिकल बैरियर की तरह काम करेगा, केमिकल इफेक्ट शो करेगा, एलिलो केमिकल्स निकालेगा, उससे वीड्स की ग्रोथ को सप्रेस करेगा। तो ये क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट में हमें सरफेस पे रेजिड्यू मेंटेन करके रखने चाहिए। इसके अलावा दूसरा एडवांटेज क्या है, सॉइल इरोजन नहीं होगा, रन ऑफ नहीं होगा, ये इसके दूसरे एडवांटेज है। बर्निंग नहीं करनी चाहिए। बर्निंग करने से देखिए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है और दूसरे नेगेटिव इफेक्ट भी हैं, सॉइल फ्लोरा पे भी इफेक्ट पड़ता है और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है सॉइल में, एयर में। तो रेजिड्यू को हमें इस तरह से मेंटेन करना चाहिए कि वो मैक्सिमम पोर्शन उनका सॉइल सरफेस पे मेंटेन रहे। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स थे जिससे हम वीड्स के इमरजेंस को कम कर सकते हैं, उसके सीड बैंक को कम कर सकते हैं। इसके अलावा भी दूसरे मेथड्स हैं जिसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मेजर है या माइनर, ऐसा नहीं है, लेकिन जो दूसरे मेथड्स हैं, क्योंकि इसमें हमें बहुत प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, तो इसको मैंने इसलिए डिटेल में बताया। इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस अडॉप्ट नहीं करनी पड़ती, केवल विजिलेंस रखनी पड़ती है, देखना पड़ता है, इंस्पेक्शन करना पड़ता है। तो इसमें जैसे इंपॉर्टेंट है, जो हम क्रॉप सीड यूज़ कर रहे हैं उसमें वीड्स के सीड ना हो, वीड फ्री सीड होना चाहिए। अगर हमने किसी गवर्नमेंट एजेंसी से लिया है सीड, सर्टिफाइड सीड है, तो ऑलरेडी उसमें क्या है, वीड्स के सीड्स कम होते हैं। अगर हम घर का सीड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें देख लीजिए कि कंटेमिनेशन ना हो। अगर हमने कोई ऐसा सीड यूज़ कर रहे हैं कि उसमें भाई पहले से ही वीड्स हैं, तो जब सीड हम बोएंगे तो उसके साथ वीड्स की सीड की भी सोइंग कर रहे हैं, तो वीड्स इमर्ज करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विजिलेंस रखनी चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए कि इसमें कंटेमिनेशन नहीं है तो नहीं, अगर है तो उसको अलग कर देना चाहिए। तो अधिकतर जो बाहर के जो वीड्स आए हैं वो इसी तरह से आए हैं, क्रॉप के सीड्स के साथ मिक्स होकर के आ गए हैं। फिर क्लीन इंप्लीमेंट्स को यूज़ करना चाहिए। हम हैरो यूज़ कर रहे हैं या प्लाव यूज़ कर रहे हैं, तो दूसरे फील्ड से लाते हैं तो उसमें देखिए सॉइल स्टिक रहती है, चिपकी रहती है, उस सॉइल में जो है सीड्स रहते हैं और वो दूसरे खेत से हमारे खेत में आ जाते हैं। तो ध्यान रखें कि भाई हम इंप्लीमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, बाहर से ला रहे हैं, तो बिल्कुल साफ हो, उसको पानी से धो लेना चाहिए एक बार, ताकि वो दूसरी जगह की सॉइल अपने फील्ड में ना आए। तीसरा ये हो सकता है प्रॉब्लम कि हम ट्रांसप्लांटेड मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर में यूज़ कर रहे हैं, या हम सीडलिंग्स ला रहे हैं, तो उसमें सॉइल स्टिक रहती है उनकी रूट्स में।
अब वो नर्सरी तो कहीं और थी और मेन फील्ड में ला रहे हैं, तो नर्सरी के जो सीड रहे होंगे वीड्स के वो सॉइल में चिपक करके, मिट्टी से चिपक के अपने फील्ड में आ गए। तो ऐसे मटेरियल की वॉशिंग कर लेनी चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उसके साथ मिट्टी चिपक करके ना आए, और उसको अगर मिट्टी आई है तो हम ट्रांसप्लांटिंग के समय उसकी वहाँ की सॉइल को हटा दें और दूर करें और मटेरियल को सही ढंग से हम अपने फील्ड में लगाएं। तो ये प्रॉब्लम आती है ट्रांसप्लांटेड मटेरियल के साथ, इसको भी इंस्पेक्शन करने की जरूरत है, विजिलेंस करने की जरूरत है। फिर है वेल डॉटन FYM यूज़ करना चाहिए। जो भी हम देखिए कंपोस्ट बनाते हैं, फार्मर जल्दीबाजी में ये करते हैं कि उसको सड़ाते नहीं है, डिकम्पोज नहीं होने देते, और FYM में काऊ के डंग में जो है वेजिटेटिव मटेरियल भी डाल दिया, वीड्स भी डाल दिए, जो मटेरियल मिला वो डाल दिया। अब उसमें क्या होता है, वीड्स के सीड आ जाते हैं। तो अब वो वीड्स के सीड क्या आते हैं, चूंकि वो डिकम्पोज नहीं हुआ है तो वो लाइव रहते हैं, सड़ते नहीं हैं वीड्स, और वो जो है खेत में जब हम यूज़ करते हैं तो वीड्स जर्मिनेट कर जाते हैं, तो उससे वीड्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। अधिकतर फार्मर क्या करते हैं, सीधे गोबर लिया और खेत में डाल दिया। अब जो काऊ ने या बफेलो ने जो भी डंग दिया है उसमें देखिए अनडाइजेस्टेड मटेरियल रहता है, वीड्स के सीड डाइजेस्ट नहीं होते, सच निकल आते हैं, तो वो भी गोबर के साथ कहाँ पहुंच गए, खेत में पहुंच गए। अगर हम उसको प्रॉपरली डिकम्पोज कर लें तो देखिए जब प्रॉपरली डिकम्पोज होता है तो उसमें हीट जनरेट होती है, 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, और इस हीट में वो डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, लाइव नहीं रहते। तो ये प्रॉब्लम को हम बचा सकते हैं अगर हम वेल डिकम्पोज्ड FYM और कंपोस्ट यूज़ करें। तो यहाँ भी बड़े ध्यान देने की जरूरत है कि हम बिना सड़ा हुआ गोबर ना डालें, और अगर वो वेल डिकम्पोज नहीं होता, डिकम्पोज होता है, और दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं, वाइट ग्रब की प्रॉब्लम आती है, इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम आती है, और प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं, इमोबिलाइजेशन की प्रॉब्लम आती है। तो ये भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम है अगर रॉटन मटेरियल नहीं है FYM में। फिर जो नेक्स्ट है पासिंग ऑफ कैटल। खेत से क्या होता है कि सुबह शाम जो है जानवर निकलते हैं, और वो जानवर जब पास होते हैं फील्ड से तो डंग भी करते हैं, तो उस डंग में जो है कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल है और वीड्स के सीड्स हैं वो भी खेत में आ जाते हैं। तो उन्होंने घास कहीं और खाई थी किसी दूसरे एरिया में, और वो उसका सीड्स जो है थ्रू डंग कहाँ गया, फील्ड में आ गया। तो वीड्स कहाँ, दूसरे एरिया से अपने एरिया में आ गया। एक इस तरह से जो है नए वीड्स की स्पीसीज आ जाती हैं। दूसरा, जो ये एनिमल्स होते हैं इनकी स्किन पे, इसकी हेयर्स पे कुछ वीड्स के सीड्स चिपक जाते हैं, बड़े लाइट सीड होते हैं, स्पाइंस होती हैं, तो उनको उसमें आकर के वो अपने फील्ड में आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने जो मेन फील्ड है उससे जो है कैटल की पासिंग ना हो। फिर जो है कुछ स्टेट ने वीड लॉ बना रखे हैं, क्योंकि नॉक्सियस वीड्स हैं, प्रॉब्लमेटिक वीड्स हैं, कि उसका कैसे कंट्रोल करना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन जो मटेरियल में कैसे हमें ध्यान रखना है। ये गवर्नमेंट एजेंसी का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। वीड लॉ के थ्रू हम प्रिवेंट कर सकते हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया में वीड्स के एंट्री को रोक सकते हैं, उस पर विजिलेंस करके, मटेरियल के साथ ही वीड्स जाता है उसको विजिलेंस करके। फिर क्वारंटाइन मेथड्स हैं, ये जो इंटरनेशनल लेवल पे काम किए जाते हैं। जैसे हम दूसरी कंट्री से कोई मटेरियल मंगाते हैं, एग्रीकल्चर मटेरियल मंगाते हैं, तो उसमें वीड सीड्स की मिक्सिंग हो सकती है, डिसीज के स्पोर्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स के एग्स हो सकते हैं। तो क्वारंटाइन मेथड्स होते हैं, रेगुलरिटी मैकेनिज्म होते हैं, लीगल एक्शंस इसमें लिए जाते हैं, पूरा देखा जाता है, क्वारंटाइन किया जाता है उसको कि भाई इसके अंदर कोई वीड्स तो नहीं है, कोई डिसीज तो नहीं है, कोई इंसेक्ट तो नहीं है, तभी जो है उसको एक्सपोर्ट किसी कंट्री में किया जाता है। तो ये क्वारंटाइन लॉ भी स्ट्रांग होने चाहिए। तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है उसको, क्वारंटाइन लॉ को। तो इस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, एंट्री रोक सकते हैं, उनका डेवलपमेंट रोक सकते हैं, उनका स्प्रेड रोक सकते हैं। और इसमें जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है वो भी प्रिवेंटिव मेथड्स में ही आते हैं। हालांकि हर्बिसाइड्स केमिकल मेथड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिवेंटिव मेथड में हम केमिकल को यूज नहीं करेंगे। जैसे स्टेल सीड बेड है, उसमें हम ग्लाइफोसेट यूज करते हैं, जब वीड्स उग जाते हैं तो उसमें हम ग्लाइफोसेट डाल करके वीड्स को खत्म कर देते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब मेथड आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, ये इंटीग्रेशन में मेथड्स काम करते हैं। तो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड देखिए हम कब डालते हैं, सोइंग के, हमने सोइंग की उसके बाद डाल दिया, इस एंटिसिपेशन में कि जो वीड्स के सीड्स हैं जो इमर्ज करेंगे वो खत्म हो जाएंगे। हालांकि हमने अभी वीड्स को देखा नहीं है, वीड इमरजेंस को देखा नहीं है, फिर भी हम जो है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड को यूज कर देते हैं इसी एंटिसिपेशन में कि भाई उसका इमरजेंस ना हो। तो ये भी एक प्रिवेंटिव मेथड्स की कैटेगरी में आता है। तो ये प्रिवेंटिव मेथड्स हैं जो हम वीड इमरजेंस को रिड्यूस करने में, उसके सीड बैंक को कम करने में यूज करते हैं। और जनरली ये मेथड्स यूज किए जाते हैं जब फील्ड में क्रॉप नहीं है, तब ये मेथड्स को यूज किए जाते हैं। फील्ड में क्रॉप है और वीड्स आ गए हैं और उनको कंट्रोल करना है, वो क्यूरेटिव मेथड्स हैं, जैसे कि केमिकल मेथड है, फिजिकल मेथड्स हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स हैं।
और फील्ड में क्रॉप है और हम क्रॉप की कॉम्पिटिटिव एबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं कि क्रॉप की एबिलिटी बढ़ जाए और वीड्स को सप्रेस कर दे, वो कल्चरल मेथड्स होते हैं। तो ये 3 तरह के मेथड्स हो गए, प्रिवेंटिव मेथड, कल्चरल मेथड एंड क्यूरेटिव मेथड। तो इसका लेक्चर भी मैं अपलोड कर चुका हूं, वो आप उसको लेक्चर को देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि प्रिवेंटिव मेथड्स क्या होते हैं और इनका रीजनिंग क्या है, कैसे क्या इनका मैकेनिज्म है कि ये वीड्स के प्रिवेंशन को, उसके एस्टेब्लिशमेंट को, उसके स्प्रेड को रोकते हैं। तो ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो ये लेक्चर को लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।